गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9 के बाद हम आपकी यूनिट 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, 9 यूनिट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ द डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, इसमें देखो आप, अभी हमने इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपने डी एंड एफ ब्लॉक मतलब दोनों जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो वो भी आपने स्टडी करने हैं, एंड एफ ब्लॉक भी। ओके, तो एक बार यहाँ से हम यूनिट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट आपने डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन तो आप करते ही हो कि क्या पोजीशन रहती है उनकी पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट आर द बेसिक पोर्शन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी करते हो। उसके बाद जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यू हैव टू स्टडी दैट कि एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, मेटालिक करैक्टर क्या होगा, मेल्टिंग डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी, ये सारा हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट सेक्शन 2 आएगा, दैट इज़ द सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसमें आपके पास ऑक्साइड्स और जो ऑक्सो एनायंस होते हैं लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सॉल्ट आपने स्टडी करने हैं, बट दिस ईयर दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये सेक्शन आपका कट कर दिया गया है। सेक्शन 3 में आपने सिर्फ क्या करना है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड लैंथेनॉइड का आपने कंसेप्ट करना है वहाँ पे। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक है लैंथेनॉइड की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे, वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्टिनॉइड पार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो आपका हम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये कंप्लीट पोर्शन आपका इस बार सिलेबस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो एक बार देख लो ये आपके पास क्या होता है। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इस चीज़ को। पीरियोडिक टेबल में यदि हम देखते हैं तो जो एलिमेंट आपके एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं उनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो बेसिकली, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं 3 to 12। ठीक है, अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, अब मैंने क्या बोला है कि आपके पास क्या होता है, कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल आपके पास कुछ ऐसे होती है लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास ऐसे आप करके, ये एक बार जनरल सा मैं बता रही हूँ कि ये आपका इस ऐसे ही होगा। ठीक है, तो दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है। ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो जो बीच में आपके लाई करते हैं वो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। जो आपकी पीरियोडिक टेबल में नीचे एक टेबल सी बनाई हुई है, दो वहाँ पे आपके पास रो जो दिखाई हुई हैं वो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास फर्स्ट रो लैंथेनॉइड सीरीज़ को डेजिग्नेट करती है, सेकंड रो आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़ को डेजिग्नेट करती है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तक होते हैं। अब मैंने अभी बताया कि एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी इंटरमीडिएट होगा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये आपके पास यदि हम यहाँ पे बताते हैं जो इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट आप क्यों बोलते हो, मेटालिक नेचर के होते हैं। मेटालिक होने की वजह से इसको आप ट्रांजिशन मेटल्स भी आप बेसिकली इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आप बोलते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक डी ब्लॉक में अब कौन कौन से ब्लॉक आपके पास आते हैं, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, तो n-1d ऑर्बिटल आप ऐसे शो कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें दैट विल बी n-1d 1 to 10 n-s 0 to 2। ये जनरल बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आपके पास बेसिकली 4 आपके पास ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो 3D ऑर्बिटल को कंटेन करती है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ जो आपके पास 4D जो ऑर्बिटल होता है उसको कंटेन करती है, एंड थर्ड आपके पास 5D को, एंड फोर्थ जो है वो 6D जो ऑर्बिटल होता है उसको कंटेन करती है। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई हुई है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, थर्ड की एंड फोर्थ की। ठीक है, तो ये जनरल सी बातें हैं, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। ये जो यहाँ पे दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टेक्नीशियम यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है, टेक्नीटियम इसको आप बोलते हो। टेक्नीटियम आपके पास एक सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक था आपके पास। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे देखो, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े ध्यान से देखो, आपको वेरिएशन कहाँ कहाँ पे दिख रही हैं। अब देखो, वेनेडियम में 3D3
क्रोमियम में फिर 3d4 होना चाहिए था एंड 4s में 2, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी 3d4 4s2 होने की बजाय 3d5 एंड 4s1 है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका 4s ऑर्बिटल का वो शिफ्ट हो जाता है टू द 3d ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3d ऑर्बिटल में जाते ही जो एटम है दैट एग्जिबिट इन द एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसकी कम्प्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है विच इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसा आपके पास क्रोमियम में भी होता है, सेम आपके पास कॉपर में भी होता है, क्योंकि कॉपर में भी आपका 3d9 होना चाहिए था 4s2, बट जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है 4s से वो शिफ्ट हो जाता है 3d में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है कॉपर एंड क्रोमियम की, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ एक ही वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल आपके हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, विच आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आपका आता है कि ट्रांजिशन मेटल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन, देखो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये केस यहाँ पे दिया है कि एक आपके पास क्यूप्रस आयन होता है, दूसरा आपके पास क्यूप्रिक आयन होता है। ठीक है, तो कॉपर आपका जब ग्राउंड स्टेट में होता है, क्यूप्रस आयन आपका जो क्यूप्रस है उसको आप एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें 3d10 है तो इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यूप्रस इसमें भी फुली फिल्ड है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्यूप्रिक पे आए, क्यूप्रिक में आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे 3d9, मतलब जो d ऑर्बिटल है दैट इज़ इनकम्प्लीट होगा, तो उसको जो क्यूप्रिक आयन है दैट कैन बी कंसीडर एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम फिर ट्रांजिशन एलिमेंट को आप डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट आर द एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन वन और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बात है, जिसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो या पार्शली फिल्ड हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए डी ऑर्बिटल में? 1 to 9। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को याद रखना। यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जो आपके पास जिंक होता है, कैडमियम होता है, जो मरकरी होता है, दे आर नॉट कंसिडर एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। वो पार्ट होते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ का, बट उनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं मानते, एक्सक्लूड कर दिया जाता है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट से। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? क्योंकि उनमें जो डी ऑर्बिटल है वो आपका फुली फिल्ड होता है। फुली फिल्ड होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती, इसलिए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें तो मरकरी आपके पास लिक्विड होता है, बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है, मरकरी लिक्विड होता है, बाकी सभी का मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, सभी की मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल लस्टर उनमें होता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। यदि हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं। उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है, एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होती है, एंड हाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इन सभी प्रॉपर्टीज जो ये एंथैल्पीज है ये किस पे डिपेंड करती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल बोला है, जितना स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड होगा उतनी ही आपके पास जो एंथैल्पीज़ है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि हम बात करें तो वो एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होती है लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। ठीक है, इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही इनको ही कैटलिस्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं का यूज़ आपके पास यू कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये बहुत सारी आपकी शो करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाती हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं, जो 9 चैप्टर में आप पढ़ के आए हो। वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ, पैरामैग्नेटिक होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं एंड अलॉय बनाते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी का आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड आपके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, ये जर्नली वाइट होते हैं, यू कैन से कलरलेस होते हैं, बाकी सारे कंपाउंड आपके कलर्ड होते हैं। एटॉमिक एंड आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनके जो कंपाउंड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, बट जो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये लेस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ही रीज़न रहेगा, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। ठीक है, जर्नल ट्रेंड हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ये बेसिक बातें हैं, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट आपके पास आता है एटॉमिक एंड आयनिक जो रेडियाई है उसका कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि इनकी जो रेडियस है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं वहाँ पे तो जो डी ब्लॉक की एटॉमिक रेडियाई है वो आपकी जर्नली डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। बट जो ये डिक्रीज़ है ये बहुत स्मॉल होता है आफ्टर मिडवे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इस लाइन का मीनिंग आपके पास क्या है वो देखो। आप गए स्कैंडियम से जिंक पे, डी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को ही हम यहाँ पे आपका मेंशन कर लेते हैं। जर्नली देखो आपका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है मेटल का, ठीक है, बट देखो आफ्टर मिडवे मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के बाद आपके पास क्या हो रहा है, आयरन की जो रेडियस है वो तो आपकी रिजेंबल कर रही है मैग्नीज के साथ। ठीक है, कोबाल्ट की फिर जो ये डिक्रीज़ है, इन्होंने बोला है कि आफ्टर मिडवे डिक्रीज़ आपका स्मॉल होता है। ठीक है, स्कैंडियम टू क्रोमियम तो हुआ, बट उसके बाद स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो हुआ, बट उसके बाद देखो यहाँ पे डिक्रीज़ आपका कम होता है और जिंक में फिर सबसे ज़्यादा साइज़ हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आप जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो, देखो बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ से हम स्टडी करते हैं। देखो 3d1 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, आपने यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को फील करते चले गए, एटॉमिक जो रेडियाई है वो आपकी डिक्रीज होती चलेगी। बट आफ्टर मिडवे देखो जैसे ही आपने आयरन में इलेक्ट्रॉन फील किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, यदि आप इसको शो करते हो तो इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपके एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आपके एक ही सबशेल में आपके प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपका क्या होगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। तो जो एक्चुअल में तो आपकी जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए थी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से, बट वहाँ पे रिपल्शन की वजह से जो साइज़ है वो हल्का सा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो कंपनसेट कर लेता है न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को, इसलिए जो डिक्रीज़ है वो आपका कम होता है। उसके बाद फर्दर आप मूव करोगे, कोबाल्ट में फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे जिनके बीच में रिपल्शन और ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप निकल पे जाओगे, वहाँ पे रिपल्शन 3 पेयर की वजह से होगी, एंड अल्टीमेटली जिंक में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे जहाँ पे रिपल्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ पे रिपल्शन होगी और जो साइज़ है जिंक का वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। बिगिनिंग में एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज़ होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है डी का वो स्मॉल होता है। लेकिन आफ्टर मिडवे वहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि डी इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज़ हो जाता है जो काउंटर बैलेंस कर लेता है न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, इसलिए आपका प्रैक्टिकली यदि हम वहाँ पे स्टडी करते हैं तो एक जर्नल ट्रेंड नहीं आता, एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं आता, वहाँ पे आपका एक रैंडम ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जब एंड होता है पीरियड का डी ब्लॉक एलिमेंट का तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियाई आपकी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आपकी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, ये हम पढ़ चुके हैं, हर एक ग्रुप में ये कंसेप्ट सेम रहता है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स आपके पास इंक्रीज़ हो जाते हैं। शेल के इंक्रीज़ होने से जो ऑटोमेटिकली है जो एटॉमिक रेडियाई वो आपके पास ज़्यादा हो जाती है। बट एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपका बनता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ दोनों साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट दोनों का जो साइज़ है वो कंपेरेबल होता है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है, क्योंकि 5D में आपके पास लेंथेनम एलिमेंट आप जो है
लेंथेनम आपके पास आ जाता है थर्ड, जो हम ट्रांजिशन सीरीज़ वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, साइज़ का डिक्रीज़ होना, ठीक है। तो ये तो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि दोनों का साइज़ रिजेंबल क्यों होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का। ओके, आयनिक रेडियाई का यदि हम कंसेप्ट करते हैं तो आयनिक रेडियाई भी आपका सेम ही ट्रेंड आपका फॉलो करती है, ठीक है। तो जनरली यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे आयनिक साइज़ हम स्टडी करते हैं M3 पॉजिटिव आयन का, ठीक है, जो आपका स्मॉलर होता है। यदि हम 2 का कंपेयर करें, 3 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव से, ये वेल अंडरस्टूड बातें हैं, ये कॉमन बातें हैं, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज़ द मेटालिक करैक्टर। अब मेटालिक करैक्टर मैंने अभी बताया था कि सिर्फ मरकरी को छोड़ के जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, मरकरी लिक्विड होता है, बाकी सारे के सारे मेटालिक स्ट्रक्चर उनके पास होता है, HCP, CCP, BCC, ये फर्स्ट यूनिट में आप सब कुछ पढ़ के आए हो। कहने का मीनिंग है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की तरह, हार्ड भी होते हैं, लस्चर भी उनमें होता है, मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न आपके पास क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे, 4s की बात हो रही है, हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड बन जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनेंगे तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगी। एक चीज़ यहाँ से याद रखना, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपके पास मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास मेटालिक बॉन्ड बनेंगे उतनी ही हार्ड वो मेटल होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये हार्ड मेटल नहीं होती क्योंकि उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती हैं। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डी ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। कहने का मीनिंग है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड आपके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। सेम पॉइंट वी कैन अप्लाई ऑन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो, इसमें एक्सेप्शन तो आपको देखने को मिलेगी, बट ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका रीज़न आपके पास क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, मेटल जो मेटालिक बॉन्ड है वो आपके पास ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। उनकी वजह से आपके पास इन्होंने बोला है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका ट्रांजिशन मेटल का, वो पहले तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक राइज हो जाता है, फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है वो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, लाइक दिस। पहले राइज़ करता है फिर डिक्रीज़ होता है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है, इसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास कम होते चले जाते हैं। कहने का मीनिंग है मेटालिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसकी टेंडेंसी आपके पास कम होती चली जाती है, जैसे ही डी ब्लॉक में आपकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से बस तुमने याद रखना है, इसका कंसेप्ट वही सेम रहेगा जो है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जितनी ज़्यादा आपके पास मेटालिक बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओके, यही पॉइंट है, यही आपने अप्लाई करना है। एक पॉइंट जो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास सबसे ज़्यादा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक चीज़ यहाँ पे आपने जो एक्सेप्शन आप बार बार पढ़ रहे हो, जिंक की, कैडमियम की एंड मरकरी की, वो भी आपने याद रखनी है कि इनका जो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें आपका कोई भी डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास, ये पॉइंट भी आपने देखो, ये पॉइंट मैंने जो अभी आपको बताया है कि नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। यदि हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी आपके पास क्या होता है, हमें पता है कि जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज़ होती है। हालांकि जो ट्रेंड है वो आपका एक जो रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बट फिर भी अल्टीमेटली जर्नली आपकी डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है और उसी टाइम आपका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ होती है,
ठीक है, तो कीप इन योर माइंड एक्सेप्शन, रिमेंबर दैट, ये एक्सेप्शन जरूर यहाँ से याद रखा करो। एक्सेप्शन नहीं, जो मेन पॉइंट है कि इरिडियम जो आपके पास होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, स्कैंडियम की डेंसिटी आपके पास सबसे कम होती है, एंड ऑस्मियम की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है इरिडियम से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑस्मियम एंड इरिडियम दोनों की आपके पास जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक दोनों के बीच में लाई करती है। एस ब्लॉक से तो कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से आपकी कम होती है। ठीक है, तो यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी आपके पास इंक्रीज़ होती है। बट पॉइंट इज़ दैट डी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्शन आती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, इसका रीज़न आपके पास क्या होता है? सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम एक बार। द इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। विच रिड्यूस द साइज़, अब हमें पता है भाई आयनाइजेशन जो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है? क्यों डिक्रीज़ होता है? न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से। अब छोटे साइज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये इरेगुलर ट्रेंड आपका क्यों आता है? ये इरेगुलर ट्रेंड आपका सिर्फ एक ही वजह से आता है, और उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो डी ऑर्बिटल में जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आती है, इसकी वजह से आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो आपका रैंडम होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि क्रोमियम के आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होती है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? क्यों होती है कम? क्योंकि क्रोमियम में 4s1 एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको रिमूव करना आपके लिए ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो डी ऑर्बिटल में से जाएगा, जो आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, एंड जो जिंक है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल से रिमूव होंगे, 4s ऑर्बिटल से रिमूव होंगे तो 3d10 एंड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना, जनरली जिंक आपका जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आपका सबसे स्टेबल होता है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल वहाँ पे आपका फुली फिल्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो इसी सीरीज़ में यदि हम बात करें तो जो डिफरेंस है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का 2 सक्सेसिव एलिमेंट की यदि हम बात करें तो वो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसा हमने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में स्टडी किया है, उसके कंपेयर में यदि हम यहाँ पे मूव करते हैं तो उसका आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास बहुत कम होता है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है? इसका रीज़न आपके पास सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो डी इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आपके शील्ड हो जाते हैं। ठीक है, वही सेम बातें यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिंक, कैडमियम एंड जो मरकरी है उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्यों होता है? क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन को निकालना एस ऑर्बिटल में से भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि यदि हम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसने आपके पास बोला है कि देयर इज़ अ फॉल इन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम क्रोमियम टू मैग्नीज। ये बेटा ये सारा का सारा जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वहाँ से देखना कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से ईजी होगा, कहाँ से मुश्किल होगा। ठीक है, कहाँ पे स्टेबल वहाँ पे और जो ऑर्बिटल है कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉर्म हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, ये इनको एक बार आप डेफिनेटली पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एंड केमिकल रिएक्टिविटी का।
तो ये जो कंसेप्ट है, एंड एक आपका कंसेप्ट रह गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो ये मैं आपको कल कराती हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछना है इस चैप्टर में से जितना कंटेंट मैंने आपको कराया है। ओके, थैंक यू।